हाय एवरीवन, मैं वर्तिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम एनसीईआरटी क्लास 10th की साइंस समरी कर रहे थे, जिसमें अब नेक्स्ट चैप्टर हम कवर करेंगे फिजिक्स का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो ये हम वनडे एग्जाम के हिसाब से कर रहे हैं। तो वनडे एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको हम करेंगे, बहुत डिटेल में जानने की कोशिश नहीं करेंगे, ताकि कम टाइम में एग्जाम पर्पज से पूरा तैयार हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दिखाई गई है जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, और पास में ये जो गोल गोल दिख रहा है ना, ये कंपास है। तो कंपास वही जो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को दिखाता है, उसको लाया गया है। तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि जैसे ही हम किसी सर्किट के पास, करंट कैरिंग कंडक्टर के पास अगर हम कंपास निडल को लाते हैं तो ये डिफ्लेक्ट होने लगती है, मतलब ये विक्षेपित हो जाती है। तो इसकी बात की गई थी। तो यहाँ से ये, तो इसकी खोज किसने की थी? हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1820 में, ठीक है, ये पॉइंट याद करने वाला है, 1820 में अकस्मात ये खोजा कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे, यानी कि किसी कंडक्टर में, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर मतलब जो करंट जा रहा है उसके पास में अगर कोई दिक्सूची का मतलब होता है कंपास, ठीक है, कंपास नीडल, वही जो जिसमें डिफ्लेक्शन होता है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन जिससे पता की जाती है, तो उस कंपास को अगर हम रखते हैं तो उसमें विक्षेपण होगा, उसकी जो सुई है वो विक्षेपित होने लगेगी। तो ये किसने सबसे पहले खोजा था? ऑस्ट्रेड ने खोजा था। अब इन्हीं अपने प्रेक्षणों के आधार पर, इनके ऑब्जर्वेशन के आधार पे ऑस्ट्रेड ने ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में रिलेशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में रिलेशन सबसे पहले किसने प्रूव किया था? ऑस्ट्रेड ने किया था। अब इसी रिसर्च के आधार पे ये जो खोज की, यही आगे जा कर के सारी जितनी भी टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसका आधार बना, जैसे रेडियो का, टेलीविज़न का, ऑप्टिक फाइबर का। तो ऑप्टिक इन सब का सृजन किस टेक्निक के आधार पे, किस थ्योरी के आधार पे किया गया? तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के आधार पे किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट बताया गया, इन्हीं के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑस्ट्रेड रखा गया, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है या स्ट्रेंथ है, इसका मात्रक ऑस्ट्रेड है, लेकिन सीजीएस में है। ठीक है, 2 MKS होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, एक होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो MKS में जो इसकी यूनिट होती है वो टेस्ला होती है, ठीक है, याद रखेंगे। और ऑस्ट्रेड कब होती है? सीजीएस में इसकी यूनिट होती है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की यूनिट ऑस्ट्रेड कब होती है? सीजीएस में होता है। ठीक है, यहाँ से अब आ जाता है अब चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहले इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बताया है कि जैसे कि पता है कि अगर किसी बार मैग्नेट के पास छड़ चुंबक, मतलब जो बार मैग्नेट होता है जिसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, इसके पास भी अगर हम लाएंगे कंपास को तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्वेश्चन पूछा भी गया है, ऐसा क्यों होता है कि चुंबक के निकट लाने पर जो बार मैग्नेट है वो डिफ्लेक्ट होता है? तो इसका रीज़न ये है कि जो बार मैग्नेट है वो दिक सूचक पे एक फोर्स लगाता है। अब दिक सूचक में भी एक बार मैग्नेट होता है, ठीक है, छोटा सा बार मैग्नेट होता है। जो कंपास होता है, कंपास में ऐसा क्या होता है कि इसकी सुई डिफ्लेक्ट होने लगती है? तो कंपास में भी एक मैग्नेट होता है, जिसकी वजह से ये वाला मैग्नेट इस वाले मैग्नेट पे एक फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से इसकी सुई डिफ्लेक्ट होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्रुव की बात की गई है। तो ध्रुव क्या होता है, मतलब पोल क्या होते हैं? तो जो उत्तर दिशा की ओर संकेत करते हैं उनको उत्तरोमुखी ध्रुव कहते हैं, और जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करते हैं उनको दक्षिणोमुखी ध्रुव कहते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और ऑलवेज रिमेंबर, सेम पोल रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट। देखिए, सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है, मतलब नॉर्थ अगर पास आएगा तो रिपेल करेंगे, दूर जब भागेंगे, लेकिन नॉर्थ एंड साउथ आएगा तो एक दूसरे की तरफ भागेंगे। तो ये अपोजिट अट्रैक्ट एंड सेम रिपेल, ये वाला नियम है। अब यहाँ पे एक वो पिक्चर दिखाई गई है एक एक्टिविटी के थ्रू। ये कैसे छड़ चुंबक का मतलब होता है बार मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, इनकी विशेषता यहाँ बताई गई है। ठीक है, तो एक्टिविटी तो जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो चुंबक के आसपास वाला एरिया जहाँ पे मैग्नेटिज्म को महसूस किया जाता है, पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इन्हीं चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए जिनको हम बनाते हैं, या फिर जो बाई डिफॉल्ट बनती है, उन्हीं को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि नॉर्थ एंड साउथ है, अगर
नॉर्थ एंड साउथ पोल है, यहाँ पे अगर हम कंपास रखते हैं तो इसकी सुई कैसे जाएगी, नॉर्थ एंड नॉर्थ रिपेल होगा। तो ये देखिए नॉर्थ वाली ऐसे ऐसे करके जा रही है और फिर नॉर्थ किधर आ गई, नॉर्थ वाली सुई साउथ वाले के पास आ करके साउथ की तरफ आ जाएगी, मतलब अपोजिट अट्रैक्ट हो रहा है और सेम रिपेल कर रहा है। यहाँ नॉर्थ है और नॉर्थ देखिए अपोजिट ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। तो सेम रिपेल करता है, अपोजिट अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ से हम जानते हैं, एक क्वेश्चन बनता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी ये क्वांटिटी होती है, कैसी राशि होती है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। दो टाइप की होती है ना, सदिश और अदिश। तो ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब होता है कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, उनको हम कैसी राशि बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी दिशा कैसी होती है, तो यहीं से हम 5 पॉइंट क्लियर करेंगे। आपको सारे 5 पॉइंट को याद रखना है। सबसे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है, नॉर्थ से स्टार्ट होती है, साउथ पे जाती है, नॉर्थ से शुरू होती है, साउथ पे खत्म होती है, ठीक है। पहला पॉइंट हुआ ये। दूसरा पॉइंट कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पोल के पास बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। एज वी गो अवे फ्रॉम द पोल इट बिकम वीकर, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड पोल्स के पास होती है। देखिए जहाँ पे घनी लाइन्स है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट ये होता है कि इनसाइड द मैग्नेट के अंदर इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है। देखिए ये देखिए यहाँ पे नॉर्थ से साउथ की एरो दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे साउथ से नॉर्थ का एरो दिखाया जा रहा है। तो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। नंबर 3 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट में आप बोलोगे कि ये क्लोज कर्व बनाती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा कर्व बनाती है, क्लोज कर्व बनाती है, एक बंद वक्र बनाती है, ठीक है, हिंदी में कहेंगे। एंड द लास्ट 5 जो 5th प्रॉपर्टी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, ठीक है। ये 5 पॉइंट एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, रिवर्स जा करके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी विशेषता है या नहीं है, ठीक है। बंद वक्र वाली बात बता दी मैंने। और हाँ, अब ये जो लाइंस होती हैं ये क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती, वाई दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर ये दो क्रॉस कर रही होंगी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कंपास नीडल को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो सही डायरेक्शन नहीं शो कर पाएंगी। तो इसीलिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है कि दो लाइंस कभी क्रॉस करें, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग कहाँ होती है, मैंने बताया पोल्स के पास चुंबकीय क्षेत्र सबसे प्रबल होता है, जहाँ पे निकट होती है, जहाँ पे खूब सारी लाइन पास हैं, वहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। तो जैसे अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसको यहाँ से बस एक पॉइंट आपको याद रखना है, अगर करंट अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसमें जो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन होगी वो पश्चिम की तरफ होगी, मतलब वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ का मतलब हो गया ये कैसा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। वेस्ट तो आपको जनरली नहीं मिलेगा, लेकिन ये वाला ऑप्शन मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर करंट सीधा जाता है, अभी मैं राइट हैंड थंब रूल बताऊंगी तो वहाँ से और क्लियर हो जाएगा। तो अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, यानी कि जो डिफ्लेक्शन होगा वो नॉर्थ से साउथ होगा लेकिन एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। और जबकि इसका जस्ट अपोजिट होता है, अगर करंट की डायरेक्शन नीचे है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो डिफ्लेक्शन होगा कंपास में वो क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त होगा और एंटी क्लॉक का मतलब होता है वामावर्त होगा। तो मतलब करंट की डायरेक्शन बदलने पर जो दिक् सूची में कंपास नीडल है उसमें विक्षेपण भी बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो होता क्या है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका शेप भी निर्भर करता है कि उसका शेप कैसा है। जैसे अगर हम स्ट्रेट वायर में देखें तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी। जैसे अभी हमने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी 5 पढ़ी वो किसकी थी, वो बार मैग्नेट की थी कि बार मैग्नेट में नॉर्थ से साउथ शुरू होती है, नॉर्थ से साउथ शुरू होती है, ऐसे करके शुरू होती है, अंदर इन साइड पे साउथ से नॉर्थ जाती है, लेकिन सब में अलग अलग शेप बनता है। जैसे कि अगर स्ट्रेट वायर में देखें तो स्ट्रेट वायर की जो प्रॉपर्टीज़ मैं बता रही हूँ उतना याद रखेंगे कि अगर किसी स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा होता है तो आप बताओगे कंसेंट्रिक सर्किल होता है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त, कंसेंट्रिक सर्किल शेप होता है, ठीक है। यानी कंसेंट्रिक सर्किल कैसे है, जैसे कि आपको दिख रहा है एक सर्किल, दूसरा सर्किल, दूसरा सर्किल, दूसरा सर्किल, ठीक है।
अगेन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर हम करंट को बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। ये तो हमेशा के लिए याद रखो, किसी भी चालक के लिए, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर करंट बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि इसकी डायरेक्शन कैसी होती है। तो डायरेक्शन जैसे कि मैंने बताया था, अगर नीचे जाता है करंट तो कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। जो क्लॉकवाइज होगी इनकी डायरेक्शन, मतलब अगर सर्किल बन रहा है तो सर्किल में क्लॉकवाइज का मतलब है ऐसे डायरेक्शन होगी। ठीक है, और अगर ऊपर जा रहा है करंट तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। नेक्स्ट आ जाता है इसी का 2 पॉइंट मैंने बताया यहाँ से, पहला वाला कि कंसेंट्रिक सर्किल बनता है, दूसरा करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। थर्ड पॉइंट होता है एज वी गो अवे फ्रॉम द वायर से जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होती चली जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है, वायर के पास होती है। राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल को दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल को मैक्सवेल का कॉक स्क्रू नियम के रूप में जानते हैं। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा को प्राप्त करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में जा रहा है इसके लिए। तो ये किस लिए है, इसका पॉइंट एक याद रखेंगे कि राइट हैंड थंब रूल का यूज़ किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए। अब ये रूल क्या कहता है, तो उसको ऐसे समझे कि अगर हम करंट को जैसे जो करंट जैसे बह रहा है उस डायरेक्शन में अपना अंगूठा रखें, तो मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में मेरा अंगूठा है ऊपर की ओर, और अपनी उंगलियों को ऐसे मोड़े, तो उंगलियों को जब मोड़ेंगे तो ये ऐसे बनेंगे, ऐसी इधर की ओर उंगलियां मुड़ेंगी। इसका मतलब जो अभी मैंने नियम बताया था कि अगर करंट ऊपर जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, और करंट अगर नीचे जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। इसी को बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल और कॉक स्क्रू रूल, क्योंकि जो स्क्रू हम पेच कसते हैं ना, उसका भी सेम यही कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है जैसे कि यहाँ पे पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, तो कैसे होगा, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है तो ऊपर से अगर हम ऐसे बनाएंगे तो ऐसे करके, ठीक है, तो ऊपर से देखने पे हमको लगेगा क्लॉकवाइज है और नीचे से देखने पे लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। आप खुद से करके इसको एक्सपेरिमेंट देखिएगा तो ईजी लगेगा आपको। नेक्स्ट आ जाता है कि विद्युत धारावाही ऐसा कोई रिंग शेप का है, वृत्ताकार पास है, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं। तो पहले बार मैग्नेट का जाना था, फिर स्ट्रेट वायर का जाना, अब हम जानेंगे कि रिंग शेप में कैसी होती है। तो रिंग शेप में इन्होंने जो डायग्राम बनाया उससे बेटर मैं बना के दिखा सकती हूँ, जैसे कि इसको हम ऐसे बनाएं, ये रिंग शेप है और उसको हम बैटरी से कनेक्ट कर दें। ठीक है, अब यहाँ जो प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ उनको ध्यान रखेंगे बस, ये प्लस है, माइनस है, ऐसे और ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है यहाँ पे भी कंसेंट्रिक सर्किल ही बनती हैं, इधर का इधर की ओर ऐसे बनेगा, और सेम रूल अप्लाई करेंगे जो राइट हैंड थंब वाला, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी, है ना। मतलब आप बना के देख सकते हो, वरना इतना डिटेल एग्जाम में, वनडे एग्जाम में नहीं आएगा, मैं क्यों ही बता रही हूँ। लेकिन आपको याद क्या करना है वो ध्यान दें, क्योंकि कम समय है और रिवीजन ज़्यादा करना है। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि सबसे पहला कि इनका शेप कैसा होता है, इसमें मैग्नेटिक रिंग शेप का अगर कंडक्टर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का शेप कैसा होगा, कंसेंट्रिक सर्किल ही होता है, कंसेंट्रिक सर्किल होता है, लेकिन सेंटर में स्ट्रेट जाता है ये। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, कंसेंट्रिक सर्किल होता है लेकिन सेंटर में कैसी मैग्नेटिक फील्ड जाती है, स्ट्रेट जाती है। एंड इनसाइड द रिंग ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर सेम डायरेक्शन, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि करंट को बढ़ाने पे क्या होगा, करंट को बढ़ाने पे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, और लेकिन अगर कोई छोटा रिंग है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एज कम्पेयर टू बड़ा रिंग। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। अगर रेडियस आपने बढ़ा दी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, करंट सेम रखने पे, करंट भी ना बढ़ाओ, ऐसा ना हो कि करंट भी आप बढ़ा रहे हो, तो वैसा थोड़ी ना होगा। फिर यहाँ पे अगर करंट भी बढ़ाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़नी है। नेक्स्ट आ जाता है फेरों की संख्या, मतलब अगर जो रिंग आपने ली है इसी के ऊपर अगर हम वो जो कॉइल कर दें, ठीक है, कॉइलिंग कर दें इंसुलेटर से, इंसुलेटेड वायर से, तो उस समय भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। कितने गुना बढ़ जाती है, जितने गुना आपने कुंडली की है, जितने गुना आपने फेरे किए हैं, उतने गुना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फेरों में जो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा समान होती है, जो कि एड ऑन होकर के मैग्नेटिक फील्ड को संयोजित कर देती है। ठीक है, तो यहाँ से सारे पॉइंट मैंने क्लियर
क्लियर कर दिए हैं कि रिंग शेप में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट सोलेनाइड। सोलेनाइड क्या होता है पहले तो यही जानते हैं। परिनालिका मतलब सोलेनाइड क्या होता है, तो जो इंसुलेटेड कॉपर वायर है उसको अगर हम ऐसे बेलन के आकार में ऐसे ऐसे राउंड राउंड शेप में कर देते हैं एंड द लास्ट एंड आर कनेक्टेड टू बैटरी, लास्ट की एंड बैटरी से कनेक्टेड कर देते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है, जो शेप बनता है, इसी को हम सोलेनाइड कहते हैं। ठीक है, सोलेनाइड कैसे बनता है ये मैंने बता दिया। अब आ जाता है कि यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोलेनाइड किसकी तरह बिहेव करता है, तो छड़ चुंबक का मतलब क्या था, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो बार मैग्नेट की जितनी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी वो सारी इस पे अप्लाई हो जाती है। मतलब नॉर्थ से शुरू होगा, साउथ पे ख़त्म होगा, क्लोज कर्व बनाएगा। इनसाइड द मैग्नेट, दो मैग्नेट के अंदर या फिर सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म क्यों होती है, क्योंकि पैरेलल जाती है। देखिए वहाँ पे शायद मैं बताना भूल गई थी कि जो इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ जाती है और पैरेलल जाती है। ठीक है, यूनिफॉर्म होती है, हर जगह सेम होती है। ठीक, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है इनसाइड वाली। बाकी की बार मैग्नेट वाली सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। एक पॉइंट ऐसे याद रख सकते हो कि अब यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे कौन सा नॉर्थ पोल है एंड कौन सा साउथ पोल है, क्योंकि बार मैग्नेट में तो होता है, पता होता है, लेकिन इसमें तो नहीं पता होता। तो ऐसे याद कर सकते हो इसकी ट्रिक कि अगर यहाँ पे निगेटिव, जिधर का निगेटिव टर्मिनल होगा उधर नॉर्थ पोल होता है और जिधर पॉजिटिव टर्मिनल होता है उधर साउथ पोल होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गए सारे पॉइंट क्लियर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, विद्युत चुंबक क्या होता है। तो मैग्नेट दो टाइप के होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट एंड एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट जैसे बार मैग्नेट पड़ा, हॉर्सशू मैग्नेट पड़ा, जिसकी मैग्नेटिक क्षमता जो होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक मैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पे वो डिपेंड करता है। जैसे कि इसी सोलेनाइड में अभी हमने क्या किया था, कॉपर वायर लिया था, लेकिन बीच में अगर हम यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन लगा दें, ठीक है, तो यहाँ पे यही डेफिनेशन दे रखी है कि अगर परिनालिका के भीतर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ के, कोई भी ऐसा मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि सॉफ्ट आयरन को अगर हम अंदर रख दें, तो उस सॉफ्ट आयरन में कैसी क्षमता आ जाएगी, जो चुंबक वाली क्षमता आ जाएगी, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि इसकी क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं यहाँ से करंट बढ़ा के। आपने करंट ज़्यादा कर दिया तो वो मैग्नेट और स्ट्रॉन्ग हो गया, और बढ़ाया तो और स्ट्रॉन्ग हो गया, जबकि बार मैग्नेट की क्षमता को नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। तो मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि अगर किसी जो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। ठीक है, द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये किसने बताया था, ये फैराडे ने बताया था, फैराडे ने ऑब्जर्व किया था सबसे पहले। और यहाँ पे फ्रांसीसी वैज्ञानिक एम्पियर वही हैं जिन्होंने करंट की उसकी खोज की थी। तो करंट की जो यूनिट है वो इन्हीं के नाम पे रखी गई है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा था कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। ये बात इन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया था कि दोनों लोग आपस में एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट वो फोर्स लगाने चाहिए। अब ये मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप समझ जाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ये था मैग्नेटिक फील्ड, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट में नॉर्थ है साउथ पोल है। यहाँ पे हम करंट अप्लाई कर रहे हैं इस मेटल पे, एल्युमिनियम के रॉड पे। तो जब हम करंट को अप्लाई करते हैं इसमें, तो करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने किस में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये क्या हो जाएगा, तुरंत डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जो रॉड है ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब डिफ्लेक्ट जैसे एक बार लेफ्ट में गया, अगर आप इस टर्मिनल को, करंट की डायरेक्शन को बदल देंगे तो अगली बार राइट में चला जाएगा। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है और इस फोर्स की दिशा को हम बदल सकते हैं, इस बल की दिशा को बदल सकते हैं अगर हम विद्युत धारा की दिशा को बदलते हैं। तो मतलब करंट की दिशा बदलने पे फोर्स की दिशा भी बदल जाती है। और एक और बात, ना सिर्फ करंट की, बल्कि ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी जो नॉर्थ एंड साउथ नीचे है, अगर हम इसको बदल दें, साउथ नीचे कर दें, नॉर्थ ऊपर कर दें, तभी भी जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन बदली जा सकती है। इसका मतलब फोर्स किस पे डिपेंड करता है, एक तो करंट पे डिपेंड करता है, एक तो करंट पे, यानी कि करंट की दिशा बदलने पे फोर्स बदल जाएगा, और दूसरा इस पे मैग्नेटिक
फील्ड पे, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पे, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उस पे, कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड या जो पोल्स हैं उनको अगर हम बदल देते हैं, पोलैरिटी अगर हम बदल देते हैं तभी भी फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हो गए। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फोर्स हम देख रहे हैं वो फोर्स मैक्सिमम कब मिलता है, सबसे ज़्यादा कब मिलता है। तो सबसे ज़्यादा कब मिलता है, उच्चतम कब मिलता है, जब वो 90 डिग्री पे होते हैं। कौन? करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, when the current and magnetic field is in perpendicular direction then the force will be maximum। और फोर्स कब नहीं मिलेगा, नो फोर्स कब मिलेगा, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, मतलब परपेंडिकुलर नहीं है, इनके बीच में एंगल कैसा बन रहा है, जीरो बन रहा है। व्हेन दे आर इन पैरेलल, जब वो दोनों पैरेलल हैं तो उस समय कोई भी फोर्स हमको नहीं मिलता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि मैक्सिमम फोर्स कब मिलेगा, कि जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब यही नियम फ्लेमिंग्स ने दिया था, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या देता है, पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा कि फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल से क्या मिलता है, तो फोर्स मिलता है। क्या मिलता है, फोर्स मिलता है। अब ये कहता क्या है कि कौन सी फिंगर किसको डिनोट करती है, जो मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को डिनोट करती है, जो इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी उंगली है, ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करती है, और तब जो अंगूठा होगा ये किसको डिनोट करेगा, ये मोशन को, मोशन का मतलब फोर्स को डिनोट करेगा, गति को डिनोट करेगा कि इस डायरेक्शन में बल लगेगा। और ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, लंबवत होने चाहिए, तभी मैक्सिमम जो मोशन है वो पाया जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इधर है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स किधर लगेगा। जैसा कि अभी मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं और करंट लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नीचे, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, ऊपर होगी। तो आई ऊपर लग रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, इसका मतलब जो फोर्स लगेगा वो कागज़ के भीतर लगेगा। अगर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि MRI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसका यूज़ हमारे जो MRI होता है ना, जिससे शरीर के विभिन्न भागों का इमेज निकाली जाती है, तो उसके लिए किया जाता है। अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, हमारी बॉडी में भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, लेकिन ये अस्थायी होता है, बहुत ही कम होता है चुंबकीय क्षेत्र। और मानव शरीर के दो मुख्य भाग है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है। दो मेन पार्ट है जहाँ पे बॉडी के दो मेन पार्ट जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना बहुत ज़रूरी है, एक हार्ट, एक मस्तिष्क। ठीक है, इन्हीं आधारों पे ही MRI बेस्ड होता है, बस इतना जानिएगा। और फिर आगे आ जाते हैं मोटर के बारे में। तो मोटर क्या होता है, मोटर एक रोटेटिंग डिवाइस होती है। इसका काम क्या है, तो इसका काम होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि मोटर क्या करता है, कि कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो पंखों में, जो इलेक्ट्रिक फैंस होते हैं, रेफ्रिजरेटर होता है, मिक्सर होता है, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर, इन सब में विद्युत मोटर का यूज़ होता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, मैं इसको समझाने से पहले आपको एक बता दूँ कि ये किस सिद्धांत पे बेस्ड होता है। तो ये जो चैप्टर का नाम है ना, इसी सिद्धांत पे बेस्ड है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है इसी पे ही बेस्ड होता है इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर में ये पूरी वर्किंग है, तो वर्किंग तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेन जान लेते हैं किससे बना। ये है धुरी। ठीक है, अब ये धुरी में ये जो दो लगे हुए हैं इसको विभक्त वलय बोलते हैं, और इंग्लिश में कम्यूटेटर बोलते हैं। ठीक है, कम्यूटेटर बोलते हैं। तो कम्यूटेटर का काम क्या होता है, कम्यूटेटर का काम होता है रिवर्स द करंट इन कॉइल। कॉइल में ये जो कॉइल जा रही है, ये कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, कॉइल में करंट की दिशा को रिवर्स करने का काम होता है। एक ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, इसको कभी डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। एग्जाम पर्पज से ऐसे क्वेश्चन वर्किंग तो पूछेंगे नहीं या लिखने को तो आएगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे मैं स्किप कर रही हूँ उसको। और ये इसमें कौन सा सिद्धांत लगता है, तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, और चुंबकीय सिद्धांत, जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, उसी सिद्धांत पे मोटर काम करता है। ठीक है, दिक् परिवर्तक जो मैंने कम्यूटेटर बताया उसी को ही दिक् परिवर्तक बोलते हैं, या फिर विभक्त वलय बोलते हैं।
ठीक, तो वाले को ही इंग्लिश में स्प्लिट रिंग बोलते हैं और दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हर एक हाफ रोटेशन पे जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो रिवर्स हो जाती है। रिवर्स करने का काम यही विभक्त विलय करते हैं। अच्छा, कॉमर्शियल मोटर की क्षमता को कैसे बढ़ाया? कॉमर्शियल मोटर का मतलब है बड़े लेवल पे जो मोटर का यूज़ किया जाता है ज़्यादा काम करवाने के लिए, मैकेनिकल वर्क लेने के लिए। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो परमानेंट मैग्नेट की जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो कॉइल है ना, बीच में रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रही है, इस पर क्या करते हैं, फेरों की संख्या, कॉइल्स की संख्या बढ़ा देते हैं। जो इंसुलेटेड वायर होता है इनकी संख्या को बढ़ा देते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि फेरों की संख्या बढ़ने पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है कि कुंडली नम लौह क्रोड पर लपेटी जाती है। मतलब ये जो कॉइल थी, जो ये रेक्टेंगुलर कॉइल थी, वो किसकी होती है, सॉफ्ट आयरन की होती है। अब ये जो सॉफ्ट आयरन की कॉइल, उसके ऊपर जो फेरे हैं उनको मिला करके इसको आर्मेचर बोला जाता है। इस तरीके से मोटर की शक्ति को बढ़ा लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि विभक्त विलय की क्या भूमिका होती है, क्या कार्य होता है, करंट को रिवर्स करना कॉइल में। नेक्स्ट आ जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले क्वेश्चन 1831 में माइकल फैराडे ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो सर्वप्रथम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने की है? माइकल फैराडे ने की है। देखो ये जस्ट अपोजिट है, जैसे कि अभी मैंने पढ़ा कि करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है, आई एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आई और मैग्नेटिक फील्ड अगर होता है तो यहाँ पे एक फोर्स लगता है। ठीक है, ये था अभी फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। अब हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। अब हम किसकी कल्पना करेंगे? अब हम ऐसा देखें कि हम गति दे दें पहले से ही, मोशन दे दें पहले से, और चुंबकीय क्षेत्र दे दें, मतलब मैग्नेटिक फील्ड दे दें, तो हमको क्या मिल जाए? करंट मिल जाए। ठीक है, तो इस पर हमको क्या निकालना है? करंट निकालना है। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जब हम किसी चालक को गति करवा दें चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसमें क्या पैदा हो जाए? करंट पैदा हो जाए। और इसकी खोज सबसे पहले माइकल फैराडे ने की थी। ठीक है, खोज की कि किसी ने क्या खोज की थी कि किसी गतिशील चुंबक का उपयोग करके, मतलब गतिशील मतलब मोशन वाले मैग्नेट का यूज़ करके, मोशन मैग्नेट का यूज़ करके किस प्रकार विद्युत धारा उत्पन्न किया जा सकता है। ये किसने ट्राई किया था? फैराडे ने ट्राई किया था। फैराडे ने किया क्या था, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि एक कॉइल ली है और यहाँ पे उसमें रोटेशन कर दिया और नीचे गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, तो पहले पढ़ लेते हैं। हाँ, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है विद्युत धारा की प्रेजेंस को देखने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए नहीं। ठीक है, विद्युत धारा प्रेजेंट है या नहीं है उसकी उपस्थिति चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया जाता है। इसमें प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है, मतलब अगर ये शून्य पे है इसका मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। अगर ये बाई या दाई ओर जाता है इसका मतलब विद्युत धारा की दिशा पे निर्भर करता है कि विद्युत धारा की डायरेक्शन कैसी है। इसी के अकॉर्डिंग ये बाई ओर जाएगा वरना दाई ओर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर हम ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट को अगर हम अंदर की ओर लेके जाते हैं या बाहर की ओर लेके जाते हैं तो ये सुई डिफ्लेक्ट होती है। अब जैसे अंदर की ओर जा रहा है तो सुई अब किधर जा रही है? सुई अपने राइट साइड जाएगी। अगर ये बाहर की ओर जाएगा तो ये जो सुई है किधर डिफ्लेक्ट होगी? अपने लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट होगी। तो ऐसा डिफ्लेक्शन क्यों होता है? तो यहाँ पे एक करंट पैदा होता है, उस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट। तो यहाँ पे हमने दिया क्या? हमने दिया एक मैग्नेट, और मैग्नेट को मोशन करा दिया। तो मैग्नेट हमको पहले से पता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पता है, दूसरा मोशन पता है। हमको मिला क्या? करंट मिला, और इस करंट को हम बोलेंगे इंड्यूस करंट। जो करंट मिलता है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस करंट। ठीक है, प्रेरण हिंदी में आई थिंक बोलते हैं प्रेरण धारा। ठीक है, मैं भी देख के बताती हूँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब माइकल फैराडे के बारे में बात हुई है, तो एक पॉइंट और याद रखिएगा कि अगर हम स्थिर रख दें, मोशन ना करवाएं, मैग्नेट को सिर्फ यहाँ रख दें तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये भी पॉइंट है। और ऐसा नहीं है कि जो मोशन करा रहे हो मैग्नेट को ही करा रहे हैं, हम कॉइल को भी मोशन करा सकते हैं। मैग्नेट को हम स्थिर रख दे रहे हैं, अब की बार हम कॉइल को इधर उधर ले जा रहे हैं, तभी भी डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन मोशन होना ज़रूरी है दोनों में से किसी एक का। अब नेक्स्ट इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बताया, यहाँ से माइकल फैराडे के बारे में बताया गया है, तो इतना जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से बस एक पॉइंट इंपॉर्टेंट निकलता है कि इन्होंने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन के नियम की खोज की थी। तो इनकी महत्वपूर्ण खोजों में से एक है फैराडे ने। फैराडे ने कब की थी? 1831 में की थी। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने बताया है कि अगर हम दो कुंडली ले लें, एक प्राइमरी कॉइल है जिसमें जो फेरों की संख्या ज़्यादा है,
और एक में कम है, तो कुंडली 2 सेकेंडरी हो जाएगी। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हम जो पहली वाली कॉइल है, देखिए जो पहली वाली प्राइमरी वाली कॉइल है उसमें करंट दिया जा रहा है, ठीक है, और सेकेंडरी कॉइल में करंट नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अगर हम पहली कॉइल में जैसे ही करंट प्रभावित करेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, मतलब दूसरे वाले में करंट पैदा हो जाएगा, और जो करंट पैदा होगा वो कौन सा करंट होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा, ठीक है, इंडक्शन की वजह से करंट हुआ, इसीलिए इसको इंड्यूस करंट बोलेंगे। अब यहाँ पे जान लेते हैं ऐसा क्यों होता है। तो जब हम कुंडली 1 में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं, उसको अगर हम चेंज कर रहे हैं, बार बार बढ़ा घटा रहे हैं, तब क्या होता है, एक विभवांतर प्रेरित होता है, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है, जिसकी वजह से दूसरी कुंडली में भी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। तो पहली वाली कुंडली को हम प्राइमरी कॉइल बोलेंगे, सेकेंड को हम सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे, लेकिन जब पहली कॉइल में हम विद्युत धारा को चेंज करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तित होता है, तो उसके आसपास का मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होता है, और इससे क्या होता है, इससे एक फ्लक्स क्रिएट होता है, और पास वाले का भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और जैसे पास वाले का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, यहाँ पे क्या पैदा हो जाएगा, करंट पैदा हो जाएगा। सो यहाँ पे जो करंट बना, ओवरऑल इतना याद रखना था, यहाँ पे जो करंट बना वो कैसा करंट बना, प्रेरित विद्युत धारा बनी। प्रेरित विद्युत धारा मतलब जिसको इंड्यूस करंट मैं कह रही हूँ, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आ जाता है फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल हमको क्या देता है, मेन क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा। तो इसमें हमको करंट मिलता है, इंड्यूस करंट देता है, और जबकि फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल हमको क्या देता था, फोर्स देता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कौन सी चीज़ क्या है, तो ये याद रखेंगे। थंब क्या दिखाता है, गति को, मतलब फोर्स को, मोशन को कह सकते हो, फोर्स है या मोशन है, तो ये थंब डिनोट करता है। इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है, और जो मिडिल फिंगर है वो किसको डिनोट करता है, इंड्यूस्ड करंट को। सब कुछ सेम है, बस फ़र्क यहाँ पे इंड्यूस करंट वाला आ गया है, और ये क्या देता है, ये इंड्यूस करंट ही देता है, ये नियम, ठीक है। यहाँ से हो जाता है क्लियर। और सेम कंडीशन कि इन तीनों का लंबवत होना अनिवार्य है, लंबवत होने पर ही मैक्सिमम करंट हमको मिलेगा, ठीक है। अब ये लास्ट है, डायनेमो कहते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर किस पे बेस्ड होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है, ठीक है। तो किस सिद्धांत पे बेस्ड होता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे बेस्ड होता है। और इसका यूज़ ये दो टाइप का होता है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। ये कौन सी ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, मतलब मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जस्ट अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का जस्ट उल्टा होता है, तो उसको ढंग से याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैं वर्किंग नहीं बताऊंगी क्योंकि वनडे एग्जाम के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन आपको याद रखना है कि इसमें किसका यूज़ होता है, तो इसमें रिंग का यूज़ होता है। जैसे मोटर में स्प्लिट रिंग का यूज़ होता था, विभक्त वलय का, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वलय का यूज़ होता है। इससे हमको क्या, इसमें करते क्या, जनरेटर आपके यहाँ आपने कभी देखा ही होगा या यूज़ घर में है तो यूज़ किया होगा कि यहाँ पे हम लोग मैकेनिकल वर्क देते हैं, उसको घुमाते हैं ताकि ये कॉइल क्या हो जाए, रोटेट होने लगे, और रोटेट होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें करंट पैदा हो जाएगा। तो जो करंट पैदा होगा वो इंड्यूस करंट होगा, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे ये बेस्ड होता है, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट याद रखना था। एसी और डीसी, तो जो मैंने बताया कि ये जो जनरेटर है जिसमें वलय यूज़ हो रहा है, रिंग यूज़ हो रहा है, तो ये कौन से जनरेटर में होता है, एसी जनरेटर में। एसी जनरेटर में किसका यूज़ होता है, रिंग का, वलय का यूज़ होता है। जबकि डीसी जनरेटर में किसका यूज़ होता है, विभक्त वलय का यूज़ होता है, मतलब विभक्त वलय मतलब स्प्लिट रिंग जो कि मोटर में यूज़ होता था, सेम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि एसी और डीसी जो करंट है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट, इनमें अंतर क्या होता है, तो डायरेक्ट करंट हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, जबकि मतलब डीसी जो होता है हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, जबकि एसी जो होता है उसकी दिशा बदलती रहती है, मतलब पोलैरिटी टर्मिनल चेंज होते रहते हैं, प्लस माइनस बार बार बदलता रहता है, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट ये क्लियर रखिएगा। एंड नेक्स्ट आ जाता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे भारत में जो एसी करंट आता है, हमारे यहाँ कौन सा करंट आता है, एसी करंट आता है। तो एसी करंट कितने सेकंड में अपनी दिशा को रिवर्स करता है, तो 1/100 सेकंड में। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद रखिएगा। और हमारे यहाँ जो
AC करंट है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, वो 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज होती है। बस इतना सा पॉइंट याद रखना था। अच्छा कौन सा होता है, ऑब्वियसली AC करंट ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि AC करंट का यूज़ लंबी दूरी में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको ट्रांसमिशन के लिए, उसको पहुँचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी का लॉस कम होता है, जबकि DC में एनर्जी का लॉस ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि घरेलू विद्युत परिपथ। हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। जो हमारे घर का सर्किट होता है उसमें कौन कौन से वायर होते हैं और इससे क्वेश्चन बनता है, तो इनको हम क्लियर करते हैं। जैसे कि हमारे घर में जो सप्लाई होती है वो मुख्य तारों साथ ही से मेंस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो वायर होता है तो एक रेड वायर होता है, एक ब्लैक होता है, एक ग्रीन होता है। तो जो इस आपूर्ति के तारों में से एक तार को जिस पर लाल विद्युत रोधी रेड कलर का इंसुलेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं, लाइव वायर बोलते हैं, विद्युतमय तार बोलते हैं, यानी कि लाइव, इंग्लिश में बोलेंगे लाइव वायर। तो लाइव वायर के ऊपर कैसा इंसुलेशन होता है, रेड कलर का होता है, पॉजिटिव वायर होता है ये। और दूसरा वाला जो ब्लैक कलर का इंसुलेशन होता है, इसको हम न्यूट्रल वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल वायर बोलते हैं। और ये निगेटिव कलर का निगेटिव वायर होता है। और ये जो लाइव वायर है और जो न्यूट्रल वायर है, इनके बीच में विभवांतर कितना होता है, इन दोनों के बीच में 220 वोल्ट का होता है। ठीक है, 220 वोल्ट का होता है। अब हमारे यहाँ जो दो सर्किट होते हैं वो दो अलग अलग होते हैं। एक 15 एम्पेयर के करंट को लेकर के जाता है, एक 5 एम्पेयर वाला होता है। मतलब एक लाइटनिंग सर्किट होता है, एक पावर सर्किट होता है। ठीक है, तो लाइटनिंग कौन सा है, पावर कौन सा है, तो ये जान लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जो 15 एम्पेयर वाला है इसको पावर सर्किट बोलते हैं, पावर सर्किट फ्यूज़। क्योंकि 15 एम्पेयर वाला, क्योंकि बड़े जो डिवाइसेस होती हैं जैसे कि गीज़र हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इनके लिए इसका यूज़ किया जाता है, हाई करंट जिनको आवश्यकता होती है। 5 एम्पेयर वाले जो नॉर्मल बल्ब, पंखे, इनका यूज़ किया जाता है। तो दो सेपरेट इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं। ठीक है, और ये तो मैंने बताया था पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी वाले में कि जितना भी कनेक्शन होता है वो कैसा होता है हमारे घर में, पैरेलल में होता है। पैरेलल में क्यों होता है, क्योंकि पैरेलल में सबको सेम वोल्टेज मिलेगा और अलग अलग अपने अनुसार करंट ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन नेक्स्ट बनेगा। हाँ, ये जो ग्रीन इंसुलेशन है, ये ग्रीन वाला, ये होता है, इसको बोलते हैं अर्थ वायर। ठीक है, ये अर्थ वायर घर के पास कहीं अर्थ में इसको फिट किया जाता है। और यहाँ पे जो अर्थ वायर का यूज़ क्या है, अर्थिंग से बचाने का। जैसे अर्थिंग क्या होता है समझे, अगर कोई मेटल बॉडी है, जैसे प्रेस है, अगर वो मेटल बॉडी है, इन केस लाइव वायर मेटल बॉडी को टच करेगा तो करंट इसमें आ जाएगा, और जो कर रहा है प्रेस उसको झटका लगेगा, शॉक लगेगा। लेकिन होता क्या है, क्योंकि इसमें अर्थ वायर लगा होता है, जो बड़ी डिवाइसेस होती हैं उसमें अर्थ वायर होता है। अर्थ वायर उस सारे विभव को, पोटेंशियल को उठा करके अर्थ में डाल देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी कोई दिक्कत होती है उससे हम बच जाते हैं, सुरक्षित बच जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि हर एक स्विच का अपना ऑन एंड ऑफ का बटन होता है, जिसके अपने अनुसार हम कर सकते हैं। किस क्रम में संयोजित होता है, पार्श्व क्रम में, जो कि मैंने बताया घर में जितना भी डिवाइसेस होती हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं, पार्श्व क्रम में संयोजित होती है। सीरीज़ और पैरेलल दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, तो उसी में से पैरेलल में कनेक्टेड होती है। नाउ फ्यूज़ के बारे में भी पिछले चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा जानेंगे। फ्यूज़ किस सिद्धांत पे काम करता है, तो फ्यूज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। ठीक है, फ्यूज़ किस सिद्धांत पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। अच्छा, आप कमेंट कर दिया करें, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा सा रीच बढ़ जाती है वीडियोज़ की, अगर आप कमेंट कर देंगे और शेयर कर दिया करें। तो यहाँ पे जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ के सिद्धांत पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। फ्यूज़ लेकिन सीरीज़ में कनेक्ट होता है, यही फ़र्क है। सब कुछ पैरेलल में होता है लेकिन फ्यूज़ सीरीज़ में कनेक्ट होता है। फ्यूज़ का काम क्या होता है, तो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचाना। तो ओवरलोडिंग होती भी कब है, तो ये भी जान लेते हैं। जब क्या होता है, लाइव वायर, विद्युतमय तार और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। मतलब लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर है एक दूसरे को टच कर लेते हैं। और टच कब होगा, जब इनका इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा, जो रेड और ब्लैक कलर का इंसुलेशन है वो टूट जाएगा। तो कहीं गलती से तार टच हो जाते हैं तो उसको हम ओवरलोडिंग कहते हैं। और ओवरलोडिंग की स्थिति में अचानक से विद्युत धारा बहुत अधिक आ जाती है, तो इसको हम ऐसी स्थिति जब विद्युत धारा बहुत अधिक प्रवाहित होती है उसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोडिंग हो, इस केस में क्या होता है कि फ्यूज़ क्या करता है, फ्यूज़ उस जगह पे सर्किट को तोड़ देता है, खुद पिघल जाता है और उस जगह पे सर्किट को तोड़ देता है, और इस तरीके से घर में कोई भी दुर्घटना होने से बच जाती है। तो फ्यूज़ के सिद्धांत पे काम करता है, जूल के तापमान के सिद्धांत पे काम करता है, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के सिद्धांत पे काम करता है। तो यहाँ से हो जाता है आपका चैप्टर खत्म। काफ़ी लंबा चैप्टर था, लेकिन वीडियो अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा जितनी भी वीडियोज़ हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी
भी वनडे एग्जाम के लिए, ना सिर्फ बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, लेकिन अगर आप टीजीटी की भी तैयारी कर रहे हो तो वहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये जो कुछ क्वेश्चंस मैं स्किप कर रही हूँ, आप एक बार चैप्टर ले करके एनसीईआरटी के आंसर एक बार पढ़ लीजिएगा, इन केस डायरेक्टली आ जाए तो। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कॉमेंट कर दीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।